Okay, let's go. मित्रों नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। हर एग्जाम में, पढ़ाई में भी, आपके 9th 10th 11 जहां भी इसका सिलेबस है, क्वेश्चन आता है। और ये सल्तनत कालीन का तुगलक परिवार का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है मित्रों कि बहुत ही पढ़ा लिखा राजा था। मुझे तो लगता है कि पूरे भारत के इतिहास में आज तक इतना पढ़ा लिखा राजा कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र भी जानता था, गणित भी जानता था, भौतिकी भी जानता था, भूगोल इतिहास भी जानता था। उसके साथ साथ में ये 3-4 भाषाओं, संस्कृत, तुर्की, फारसी, अरबी, कई भाषाओं का जानकार था। लेकिन फिर भी इसके जीवन में जो घटनाएं घटी वो देख करके आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा होना ही आवश्यक नहीं है। जीवन में और सारी चीजें होती हैं व्यक्ति को सफल बनाने के लिए। तो आइए मित्रों, इनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात है मोहम्मद बिन तुगलक। इनका राज्यकाल, ये गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उनका ये पुत्र है। इसका वास्तव में ओरिजिनल नाम था उलूग खां, लेकिन इनको लोग जूना खां के नाम से बचपन में पुकारते थे। शासन में जब ये आए तो मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम हो गया। अक्सर एग्जाम में 2 नाम पूछे जाते हैं कि इनका मूल नाम उलूग खां था, बचपन का नाम जौना खां था। 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासनकाल चलता है मित्रों। और राजमुंदरी एक अभिलेख है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो दुनिया का खान किस अभिलेख में इसे बताया गया है? वो मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में बताया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। और अगली बात ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही शिक्षित था, जैसा मैंने आप लोगों से बताया, बड़ा योग्य था। तर्क, दर्शन, गणित, भौतिकी और भाषा, तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत, सभी भाषाओं की इसे अच्छी नॉलेज थी, अच्छी पकड़ थी। लेकिन फिर भी इसके यहाँ के जो कुछ रहने वाले वो लोग थे, विद्वान लोग, जैसे कि इतिहासकार बर्नी, बदायूनी, फरिश्ता, इन सभी इतिहासकारों ने इसे अधर्मी कहा है कि ये अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। वैसे यहाँ पर धर्मी क्यों कहा गया मित्रों? धर्म का पालन करना किसी भी राजा का फर्ज होता है, और उसका सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपनी प्रजा को सुखी और सुरक्षित रखा जाए, उसका विकास किया जाए, ना कि अपने जो है ज्ञान के आगे उसके विनाश के उसमें ढकेल दिया जाए। आगे आप देखेंगे कि इसकी बहुत ऐसी करामातें हैं। आगे तो इन्होंने बर्नी, बदायूनी और फरिश्ता ने इसे धर्मी कहा है। इब्न बबूता जो कि विदेशी यात्री था, इब्न बबूता इसके दरबार में आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इब्न बबूता था। वो कहता है कि ये बहुत उदार था, समानता में विश्वास रखने वाला था। इब्न बबूता ऐसा क्यों कहते हैं? इब्न बबूता के कहने का कारण यह है कि बहुत पढ़ा लिखा था और ये सभी धर्म के लोगों को मान्यता देता था। उदार क्यों कहा गया है और समानता में विश्वास क्यों कहा गया है, ये नीचे देख लीजिएगा। जो मुस्लिम अध्यात्मवादी थे, सूफी जिन्हें कहते थे, उनको भी अपने दरबार में बाकायदा जो है सम्मान देता था। और हिंदुओं के कुछ योगी लोग थे जिन्हें भी अपने दरबार में सम्मान देता था। और जैन धर्म के प्रभासूरी इनको पवित्र व्यक्ति मान करके इसके दरबार में ही इनका आश्रय था। तो ये सभी विद्वान लोग थे, यानी सभी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, लगभग सबको ये जो है अपने दरबार में स्थान देता है। इसका मतलब यही, इसी आधार पर इब्न बबूता ने इसे उदार और समानता में भरोसा करने वाला कहा है। और इसके शासन का सर्वाधिक, तुगलक वंश के शासन का, यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विस्तार इसी का होता है। यानी तक कि यहाँ तक कि मानकर चलिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो विस्तार था उसके राज्य का, उससे भी ज्यादा कहीं इसका विस्तार होता है, सबसे ज्यादा। और इसमें जब अपने राज्य का ये विस्तार तो किया, योग्य सेनापति था, पढ़ा लिखा था, तर्कशील था, बहुत ही योजनाएं बनाना जानता था मित्रों। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इसके पास संस्कार नहीं था, इसके पास विनम्रता नहीं थी। ये बड़ा उतावला था, बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। स्वभाव और संस्कार एक राजा के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप देखिए कि दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में, दुनिया में आप जानते होंगे कि राजा बनने के लिए पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। जो भी लोक सेवक, मतलब ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति टाइप के जो हाई लेवल के कंट्री में
कोई भी पद होगा तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्यों नहीं होती है मित्रों? क्योंकि राजा के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि संस्कारी होना, योग्य और विनम्र होना और समझदार होना आवश्यक होता है। कि जनता के विकास के लिए किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप कैसे विकसित कर पाएंगे, बल्कि परिस्थितियां और कालक्रम ये तय करता है कि राजा इस टाइम पर क्या निर्णय ले और जनता का भरोसा विश्वास किस प्रकार जीत पाएगा और इनका विकास किस तरह से होगा। तो इसमें ये कहीं ना कहीं अकुशल रह जाता है, ऐसा नहीं हो पाता है। और इसके विस्तार के बाद में विद्रोह शुरू हो गया, दक्षिण में नए राज्यों का जन्म होने लगा। ये नए राज्य का जन्म क्यों हुआ? इसी के काल से राज्य जो है अलग अलग होने लगे। तो नए राज्य का जन्म क्यों हुआ? इसकी बर्नी ने इसकी 5 जो है कहानियां बताई हैं। 5 कृत्य इसके ऐसे थे मोहम्मद बिन तुगलक के जो इसके जीवन में इसको असफल बना देते हैं। वैसे इन 5 कार्यों को इसने बहुत सोच समझ कर रणनीति पूर्वक किया था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में कुल मिलाकर असफलता ही सिद्ध होती है। पहली तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि इसके 5 कार्यों का वर्णन, असफल 5 कार्यों का वर्णन किस इतिहासकार ने किया? तो बर्नी महोदय हैं। तो पहला इसका कार्य होता है 1325 में ये कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम, इसने पढ़ा लिखा व्यक्ति तो था ही, सबसे पहला काम इसने किया कि अपने यहाँ के जो भी राजस्व का हिसाब किताब था, लेखांकन का, टैक्स का, उन सभी नवाबों से, उन सभी लोगों से आदेश देता है कि अपने अपने रजिस्टर को तैयार कर लो और कितना आपके राज्य में इनकम हुआ और कितना व्यय वो खर्चा हो रहा है, इन सभी की सूची हमें चाहिए। और इस दिल्ली सल्तनत में खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर और राजस्व संग्रह पर ज्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद ही तुगलक वंश में ये आता है सेकंड शासक पूरे दिल्ली सल्तनत में, कि जो खिलजी के बाद में फिर राजस्व में जो है दोआब में ये कर वृद्धि करता है। दोआब का मतलब आप समझते होंगे, दो मतलब दो, आब मतलब नदियां। तो 2 नदियों के बीच की जमीन, ये गंगा यमुना उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो राज्य था, इसी के जमीन पर दोआब में कर वृद्धि कर देता है। कितना? 1/10 से 1/20 भाग तक ये कर वृद्धि करता है, स्टेट तैयार करवाता है। लेकिन ये योजना असफल रही मित्रों। क्यों असफल रही? क्योंकि जिस टाइम पर ये 1325 में दोआब में कर वृद्धि करता है, उसी टाइम पर दोआब में अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कोई भी फसल नहीं हुई, फसलें मारी गईं। और इसके जो सैनिक थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो निश्चित राशि वसूलने के लिए प्रतिबद्ध थे और चूंकि उन्हें भी तुगलक के पास जमा करना था, इस वजह से यहाँ पर बड़ी मारपीट होती है। जनता, लेखक लोग ये भी कहते हैं कि जनता अपने आप से बचने के लिए कहीं अलग छुप गए, तो मोहम्मद बिन तुगलक सेना के साथ उन पर भी आक्रमण किया और किसी को छोड़ा नहीं। जितने भी लोगों को कर देना ही पड़ा, जिन्होंने कर नहीं दिया, उनको मौत के घाट उतारा गया। हजारों की संख्या में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर मारपीट की है इस टैक्स को भरने के लिए। तो विद्रोह यहीं से मित्रों शुरू हो जाता है। अगला इसका बेवकूफी भरा काम ये था कि अपने कैपिटल को इसने दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर दिया। दौलताबाद जिसे देवगिरी भी कहते हैं, और ये वास्तव में वर्तमान में लगभग महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहां पर ये ले क्यों गया? इसके मेन वजह था ये 1325 में जब इसका दोआब में कर वृद्धि योजना असफल रही, तो तुरंत इसने सोचा कि अब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा टैक्स नहीं मिल सकता है क्योंकि अकाल पड़ जाता है, समस्या है। तो इसने दक्षिण की तरफ ध्यान देने की सोचा और मुस्लिम संस्कृति का प्रसार ये दक्षिण में करना चाहता था। कई कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था कि इसे लगा कि देवगिरी दौलताबाद से मंगोलों के आक्रमण, मंगोल लोग आक्रमण करते थे, तो उस आक्रमण से मैं बेहतर तरीके से उन्हें जवाब दे पाऊंगा। और ये साउथ की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहता था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में ट्रांसफर किया। मित्रों, जब ये ट्रांसफर किया तो इसमें जनता को इसने आदेश दिया, जो हाई लेवल के थे, उच्च पद के अधिकारी थे, या जो है मतलब हाई राजा के खानदान के लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, जो संपन्न लोग थे, उन सबको इसने आदेश दिया कि आप सभी लोग वहां पर चलिए। चूंकि राजधानी उसकी वहीं पर बनाया तो कार्यभार वहीं पर। तो मित्रों, करीब करीब 700 मील जो है इसकी दूरी थी और 40 दिन तक इसकी पूरी जनता को ट्रांसफर होने में, दौलताबाद पहुंचने में लग गया। और उसी जाते समय ही ये वहां पर तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है माबर, वहां पर थोड़ा सा विद्रोह हो गया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना के साथ माबर तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है। वहीं पर
ये 1334-35 की बात है। वहीं पर इसे बुखार जोर से पीड़ित हो जाता है और बीदर और वगैरह में आसपास में जो जहां पर इसने राजधानी बनाई थी वहां पर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से जनता में बड़ी अफरा तफरी मच गई और अंत में इसे बुखार जब चढ़ गया, ये मावर पर विद्रोह को दबाने के लिए जब जाता है तो इसने जनता को आदेश दिया 1335 में कि आप सभी लोग पुनः दिल्ली में आ जाएं सॉरी, और अपनी राजधानी फिर से ये दिल्ली बना लेता है। तो इस जगहों पर जब ये दिल्ली पुनः वापसी गया तो वहीं पर एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई है, और इसी अफवाह के चक्कर में जो माबर के विद्रोही थे उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। वारंगल और द्वार समुद्रम ये 3 दक्षिण के राज्य इसके मृत्यु की सूचना पाकर के अपने अपने आप को स्वतंत्र हो जाते हैं और दक्षिण का राज्य टूट चुका, दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुके थे। तो कुल मिलाकर के मित्रों इसकी दूसरी राजधानी चेंज करने की प्लानिंग भी असफल ही रही। तीसरा काम इस महोदय ने किया सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है मित्रों की जैसे सोने और चांदी की जो मुद्रा बनती थी उसकी अपनी वैल्यू होती थी, उसकी अपनी कीमत होती थी कि इतने में चलेगा। अब जैसे आज की नोट है, इस नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सांकेतिक मुद्रा है कि इससे कोई सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नोट खराब हो जाए, उसमें गवर्नर का दस्तखत खो जाए या नंबर खो जाए तो कहने का मतलब वो कोई काम की नहीं होगा। लेकिन अगर सोने या चांदी का होता सिक्का तो उसकी वैल्यू होती थी। तो इसने भी सबसे पहले चांदी के सिक्के को बंद करवाया और सांकेतिक मुद्रा पीतल, फरिश्ता कहता है, फरिश्ता एक इतिहासकार कवि इनके दरबार का था, वो कहता है कि पीतल का सिक्का इन्होंने चलवाया था और बरनी के अनुसार तांबे का सिक्का चलवाया गया था। और 2-3 कारण है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाया। तो विश्व के इतिहास में 14वीं शताब्दी में विश्व में सोने के चांदी के खानों में खुदाई कम हो रही थी, चांदी की कमी हो गई थी, जिसके कारण इस लोग कहते हैं कि पीतल और तांबा का इसने सिक्का चलवाया। और दूसरा ये था कि ये विजय करना चाहता था, काफी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसमें मुद्रा की जरूरत थी। तो इतनी ज्यादा सोना चांदी नहीं हो पाती थी, इसलिए इसने प्रत्येक मुद्रा का जो है प्रचलन किया, सांकेतिक मुद्रा का। लेकिन मुश्किल ये हुआ कि इसमें इसने कोई ढलाई में कोई विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया, जिससे आम आदमी भी लगभग कहा जाता है हर घरों में उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत के काल में हर घर में टकसाल खुल गया था, यानी सिक्के की ढलाई हर जगह होने लगी थी, क्योंकि कोई बेड टेक्नोलॉजिकल काम नहीं था। इसीलिए आजकल की जो नोटें वोटें छपती हैं उसमें बड़ा टेक्नोलॉजिकल होता है, ये आसानी से नहीं पकड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन कोई तकनीकी काम था नहीं, इसलिए बड़े आसानी से बन जाता था। तो हर घर में टकसाल खुल गए और सबने, और दूसरी बात ये भी थी कि इसके अधिकारी इस पर इस जो सांकेतिक मुद्रा चला इस पर नियंत्रण भी नहीं रख पाए। अगर सरकारी नियंत्रण की भी कमी थी, नीचे तीर कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि सरकारी नियंत्रण की कमी थी और ढलाई में जो तकनीक थी उसकी कमी थी, जिस वजह से ये अंत में क्या हुआ कि जब घर घर में टकसाल खुल गए, सब जगह सिक्के की ढलाई होने लगी, तो इससे व्यापार पर फर्क पड़ा। जो व्यापारी लोग विदेशी अपना माल लेकर आते थे उन्हें इस बात का आभास हो गया कि ये नकली सिक्का है और अब सुल्तान की कुछ चल नहीं रही है, जिससे माल लाना बंद कर दिया और जिससे कि बहुत ज्यादा क्षति हुई। और फिर अंत में इसने इस अपने सांकेतिक मुद्रा को वापसी ले लिया और सबको चांदी में ढलवा दिया। तो इस प्रकार इसकी तीसरी योजना भी विफल हो जाती है मित्रों। चौथी योजना ये खुरासान का अभियान करता है। खुरासान अभियान का मतलब मध्य एशिया वाले भाग में ये अपना कब्जा करना चाहता है। तो वहां पर एक तमरासिन नाम का एक शासक था जो मध्य एशिया में जो इसका मित्र था और अबू सैयद के खिलाफ ये लड़ना चाहता था। खुरासान का जो शासक था वो अबू सैयद था। तो अबू सैयद के खिलाफ इसने युद्ध करने के लिए तमरासिन से मित्रता की और अबू सैयद के खिलाफ युद्ध करने के लिए इसने 3,70,000 सैनिकों को अपनी सेना में नई भर्ती किया, एक नई टुकड़ी बनाई राज्य के अलावा इस अभियान के लिए। और उन सबको जो वेतन था वो इसने एडवांस में दे दिया, 1 वर्ष का वेतन मित्रों, 1-2 महीने का नहीं, 1 वर्ष का पूरा वेतन ये अपने जो सैनिक थे उनको नगद में देता है। और इसमें जो सैनिक भर्ती किया था इसने वो दोआब के राजपूत थे और कुछ मंगोल के सैनिक थे, उन्हीं को भर्ती करता है। लेकिन इस खुरासान अभियान के लिए जब ये तैयारी बनाता है उसके पहले ही मध्य एशिया की राजनीति में ही परिवर्तन हो गया।
राजनीति में परिवर्तन ये हो गया कि तमरासिन ध्वस्त कर दिया गया। इसका जो मित्र था, जिसके दम पर, जिसके सहारे से लड़ने जा रहा था, वो तमरासिन ध्वस्त हो गया और मिस्र और ईरान में संधि हो गई, यानी मध्य एशिया में एकता की बौछार आ गई, एकता की बहार आ गई, जिससे इसे लगा कि अब वहां पर युद्ध करना ठीक नहीं है और मैं हारूंगा। तो इस वजह से इसने अपने 3,70,000 सैनिकों को, इस सेना की टुकड़ी को भंग कर दिया। अब आप ही सोचिए कि जो सेना में 1 साल एडवांस वेतन दिया गया वो सब बेकार हो गया, और सेना के लोग जो निकाले गए उनमें भी असंतोष फैल गया कि अभी तक हम सेना में थे, अब हमें निकाल दिया गया बिना किसी युद्ध के, बिना किसी ट्रेनिंग के ही। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी इसकी बड़ी बदनामी होती है, राजकोष पर बड़ा असर पड़ा और ये युद्ध भी नहीं जीत पाया। वास्तव में ये युद्ध इसलिए जीतने जा रहा था क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए मध्य एशिया को बफर स्टेट बनाना चाहता था कि अगर मंगोल आक्रमण करें तो मैं मध्य एशिया में ही इनका सामना कर लूं, इंडिया वो आ ही ना पाए। तो खैर इसकी भी जो है काबिलियत इसमें असफल रहती है और ये यहां पर भी असफल हो जाता है। मित्रों, इसका आखिरी और 5वां काम था कराची अभियान। अब जो इसमें से सैनिक बचे, कुछ को तो भंग कर दिया, कुछ टुकड़ी बची, उन्हें उत्तर में हिमालय के पहाड़ों की तरफ इसने भेज दिया कि जा करके उस साइड से मंगोल आक्रमण से रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो एक टाइम आया जब सैनिक इसके लगे ही थे, तो कांगड़ा और कुमायूं पहाड़ियों से इसने जो है अपना अभियान चलाया और सोचा कि इसे बफर स्टेट बना दूं मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए। तो यहां पर जब युद्ध किया तो मित्रों आप जानते हैं, चूंकि वो पहाड़ का इलाका है और मैदानी इलाके वाला इंसान, सैनिक पहाड़ी इलाके में कभी युद्ध करके जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हमारे जीवन में बड़ा ही निर्णय, बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ होती हैं। तो यहां पर इसके सारे सैनिक उस पहाड़ियों के बीच में रास्ता भटक गए, पता ही नहीं था कि रास्ता कहां पर कैसे जाना है। और उन पहाड़ियों ने, वहां की लोकल जनता ने, इब्न बबूता कहता है, ये बबूता ने लिखा है कि इसके यहाँ का जो विदेशी यात्री था वो लिखता है कि इतनी संख्या में इसके सैनिक गए थे कि वहां के लोगों ने पत्थरों और ईंटों से मार मार के सभी सैनिकों को मार ही डाला और दिल्ली भाग करके मात्र 3 सैनिक बचे हुए थे और वही दिल्ली भाग करके आते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, और कुल मिलाकर के 1351 में इस भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। तो इनका ये 5 के 5 प्रकार के कार्यों को आप लोगों ने देखा, और ये कुल मिलाकर के मैं अंत में यही कहूंगा कि इब्न बबूता जैसा पढ़ा लिखा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा पढ़ा लिखा शासक न भूतो न भविष्यति अभी तक तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि 5 के 5 कार्य इसके असफल हो जाते हैं। ये क्यों असफल होते हैं? जब मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वारेन हेस्टिंग्स पढ़ाऊंगा, कब मैं आपको बताऊंगा कि या अकबर को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अकबर जैसा अनपढ़ राजा जिसके कोई पढ़ाई लिखाई नहीं था वो महान कहलाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक जैसा इतना ज्ञानी राजा ये बिल्कुल अपने जीवन में असफल ही सिद्ध होता है। तो सफलता और असफलता मायने मित्रों इस बात से नहीं रखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि इस बात से रखती हैं कि आप कितने समझदार हैं, आपके पास कितना विवेक है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।